नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्लासेस विद रवि सर में। दोस्तों आज पढ़ेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका के अंगों के बारे में, कोशिका का महत्व एवं कोशिका की विशेषताएं। कोशिकाओं से संबंधित विभिन्न अंगों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। दोस्तों क्या है कोशिका? कोशिका क्या है? जो कोशिका है दोस्तों, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक, आनुवंशिक इकाई है। कोशिका क्या है? सजीवों की क्या है? जो कोशिका है वो सजीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई है। यानी कि संरचनात्मक का मतलब उन्हें संरचना देने वाला, क्रियात्मक यानी कि क्रियाओं को करने वाला, आनुवंशिक यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने वाली। ठीक है दोस्तों, तो कोशिका क्या है? सजीवों की संरचनात्मक, क्रियात्मक और आनुवंशिक इकाई है। कोशिका का जो महत्व है दोस्तों, कोशिका का महत्व है संरचना प्रदान करना। यानी कि शरीर को जो संरचना प्रदान करते हैं, अंगों को जो संरचना प्रदान करते हैं, वो कोशिका होते हैं दोस्तों। किसी कार्य को करने के लिए कोशिका महत्वपूर्ण होती है और आनुवंशिक संचार के लिए भी कोशिका महत्वपूर्ण होती है दोस्तों। कोशिका की प्रमुख जो विशेषताएं हैं दोस्तों, प्रमुख विशेषताओं में दोस्तों स्वतंत्र अस्तित्व, यानी जो कोशिकाएं हैं वो स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, उपापचय करती हैं। कोशिकाएं क्या करती हैं? उपापचय करती हैं। कोशिकाएं प्रजनन करती हैं। कोशिकाएं क्या करती हैं? प्रजनन करती हैं। और कोशिकाएं जो होती हैं प्रतिक्रियाशीलता रखती हैं। तो दोस्तों कोशिका के बारे में जो कोशिका की प्रमुख विशेषताएं हैं वो है स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं, उपापचय करती हैं, प्रजनन करती हैं और प्रतिक्रियाशीलता रखती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये जो दिखाया गया चित्र ये जंतु कोशिका का है। ये जो चित्र दिखाया गया जंतु कोशिका का है। ये जो चित्र है ये पादप कोशिका का है और ये जीवाणु कोशिका का है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे देखेंगे कोशिका की खोज के बारे में। तो कोशिका की खोज, सर्वप्रथम कोशिका का अवलोकन जो है रॉबर्ट हुक द्वारा किया गया 1665 ईस्वी में। इन्होंने जो कोशिका की खोज है मृत कॉर्क के छोटे छोटे कक्षों, यानी कि जो मृत कॉर्क है, कॉर्क यानी कि पेड़ की छाल है, यानी कि उसमें देखा है कोशिका को। यानी कि मृत कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में की गई है। यानी कक्षों को कोशिका का नाम दिया गया जिसका अर्थ है छोटा कमरा। यानी कि जैसे मधुमक्खी का जो छाता होता है दोस्तों, मधुमक्खी का जो छाता होता है दोस्तों, इस प्रकार इन्होंने मृत कोशिका को पेड़ की छाल में देखा दोस्तों। किसमें देखा? पेड़ की छाल में देखा दोस्तों। ठीक है, इसके बाद एंटोनी वॉन लीवनहॉक आए हैं। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने क्या किया है? जीवित कोशिका का अवलोकन किया है। एंटोनी वॉन लीवनहॉक ने 1674 ईस्वी में जीवित कोशिका की खोज की। मृत कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की, जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन लीवनहॉक द्वारा की गई। ठीक है, जीवित कोशिका की खोज जो कि किसमें की गई है? बैक्टीरिया में। किसमें? माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया में की गई है। ठीक है, इसके बाद स्लाइडन एवं स्वान ने 1838 से 1839 में कोश का सिद्धांत दिया है। इसमें स्लाइडन एवं स्वान द्वारा जो कोशिका सिद्धांत दिया गया है उसमें जो मुख्य बिंदु रहे, सभी पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। जो पौधे होते हैं वो किसके बने होते हैं? कोशिकाओं के बने होते हैं। और सभी जानवर कोशिकाओं के बने, यानी कि स्लाइडन एवं स्वान द्वारा कहा गया है कि जो कोशिकाएं हैं, वो जो पौधे हैं वो किससे बने होते हैं? कोशिकाओं से। यानी इस पृथ्वी पर जितने भी पेड़ पौधे हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं? कोशिकाओं से बने होते हैं। और इस पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं सभी किसके द्वारा बने होते हैं? कोशिकाओं द्वारा बने होते हैं। इसके बाद रुडोल्फ विर्चो द्वारा 1855 ईस्वी में सिद्धांत का विस्तार किया गया है। रुडोल्फ विर्चो द्वारा कोशिका का सिद्धांत विस्तार इस प्रकार हुआ दोस्तों कि रुडोल्फ विर्चो ने कहा है कोशिकाएं केवल पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती है। यानी कि जो कोशिकाएं हैं वो कैसे उत्पन्न होती हैं? पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं कोशिकाएं। यानी नई कोशिका का निर्माण तभी होगा पुरानी कोशिका द्वारा। ठीक है, कोशिकाएं कहीं से नहीं आएंगी दोस्तों, कोशिका से ही कोशिका का निर्माण होगा। यानी एक कोशिका से दो कोशिका, दो से चार, यानी कि इस प्रकार देख सकते हैं दोस्तों, एक से दो कोशिकाएं होंगी और दो से चार होंगी। ठीक है, इस प्रकार नई कोशिकाओं का जन्म होता रहता है दोस्तों। ठीक है, और पुरानी कोशिकाएं जब
खत्म हो जाती हैं तो जो नई कोशिका है उसकी जगह ले लेती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की कोशिकाओं यानी कोशिकाओं का आकार एवं लंबाई। तो मानव शरीर की कोशिकाओं एवं कोशिकाओं का आकार एवं लंबाई, तो देखो मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है वो होती है अंडाणु। क्या होती है? ओवम यानी अंडाणु। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु होती है, जो कि कहाँ पाई जाती है? महिलाओं के शरीर में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? महिलाओं के शरीर में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? महिलाओं के शरीर में। अंडाशय में अंडाणु बनते हैं। अंडाशय में क्या बनते हैं? अंडाणु, जो लगभग 0.1 से 0.2 mm का होते हैं और महिलाओं के शरीर की ये सबसे बड़ी एकल कोशिका होती है और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ये अंडाणु होते हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे छोटी कोशिका जो होती है मानव शरीर की वो होती है शुक्राणु यानी स्पर्म। क्या होती है? शुक्राणु यानी स्पर्म, यानी कि ये पुरुष में पाई जाती है। जो सबसे छोटी कोशिका है वो किसमें पाई जाती है? पुरुष में पाई जाती है। ठीक है, इसका जो आकार है 0.5 mm होता है। इसकी विशेषता बहुत गतिशील, पुरुष शरीर की सबसे छोटी कोशिका, यानी जो बहुत गतिशील होती है, ये पुरुष शरीर की सबसे छोटी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद सबसे लंबी कोशिका, तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पाई जाती है? तंत्रिका तंत्र में पाई जाती है। न्यूरॉन जो है, ठीक है, न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका क्या है? न्यूरॉन। 1 मीटर से अधिक लंबी भी हो सकती है। कितनी हो सकती है? 1 मीटर से लंबी भी हो सकती है। ठीक है, और यह है विद्युत संकेत की तरह संचारित होती है, यानी विद्युत की तरह संचारित होती है। ठीक है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो है अंडाणु है, सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु और सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ते हैं दोस्तों। आगे जो पॉइंट है कोशिका सिद्धांत। ठीक है, जो स्लाइडन एवं स्वान और रुडोल्फ विर्चो द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं वो क्या है? तो सभी जीवित जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। स्लाइडन एवं स्वान द्वारा कोशिका सिद्धांत का दिया गया, स्लाइडन एवं स्वान द्वारा क्या दिया गया? कोशिका सिद्धांत दिया गया, जिसमें कहा गया सभी जीवित जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। ये पृथ्वी पर जितने भी जीवित जीव हैं वो सभी किसके द्वारा बने होते हैं? कोशिकाओं के द्वारा बने होते हैं। ये किसने कहा? स्लाइडन एवं स्वान द्वारा कहा गया। ठीक है, यानी कि प्रत्येक जीव, चाहे पौधा हो, जानवर हो, सूक्ष्म जीव हो, कोशिकाओं के समूह या एकल कोशिका से ही बना होता है। यानी इस पृथ्वी पर जितने जीव, पेड़ पौधे, जानवर कोशिकाओं के समूह या एकल कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो सिद्धांत का है वो कहा गया है कोशिकाओं, जो कोशिका है वो जीवन की क्या है? मूलभूत इकाई है, यानी जीवन की इकाई है, सबसे छोटी। यानी कि जब शरीर छोटे छोटे तोड़ा जाएगा, शरीर को छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाएगा तो सबसे छोटा भाग जो होगा शरीर का वो क्या होगा? कोशिका होगा। यानी कोशिका जीवन की संरचनात्मक, कार्यात्मक दोनों ही मूलभूत इकाई हैं। सभी जीवन की प्रक्रियाएं कोशिकाओं में संपन्न होती है। यानी जीवन से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं वो कहाँ संपन्न होती हैं? कोशिका में संपन्न होती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट जो है, नई कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से ही उत्पन्न होती हैं। यानी जितनी भी नई कोशिकाएं हैं पहले से उत्पन्न कोशिकाओं द्वारा ही होती हैं, जो इस प्रकार दिखाया गया है। ठीक है, सभी नई कोशिकाएं केवल पहले से मौजूद कोशिकाओं के विभाजन से ही बनती हैं और इसी प्रकार इनकी निरंतरता बनी रहती है। ठीक है, जैसे ये मातृ कोशिका है, मातृ कोशिका द्वारा ये निर्माण हो रहा है। ठीक है, ये गुणसूत्र पुत्री कोशिका, ठीक है, ये 2 भागों में विभक्त हो गए। ठीक है, तो जो नई कोशिका का निर्माण है वो मातृ कोशिका से ही होता है। ठीक है, इसके बाद अगला जो कोशिका के प्रमुख अंग एवं उसका विस्तृत दृश्य जो है, यानी कि कोशिका के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? पहला है तुम्हारा कोशिका भित्ति। पहला कौन सा है? कोशिका भित्ति, जिसका काम होता है कठोरता और आकार प्रदान करना। दूसरा है कोशिका झिल्ली, यानी कि इसका काम क्या होता है? कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन। जैसे कोशिका झिल्ली को क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और कोशिका भित्ति को सेल वॉल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। देखो, जिस पेड़ पौधों में ही
कोशिका भित्ति पाई जाती है, ठीक है। और कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है। केंद्रक, केंद्रक क्या है, कोशिका का जो तीसरा अंग मानते हैं केंद्रक, इसका काम क्या होता है, ये जो बीचों बीच दिखाया गया है ये क्या है, केंद्रक है। बीचों बीच क्या दिखाया गया है, ये जो बीचों बीच दिखाया गया है ये केंद्रक है तुम्हारा। तो ये बाहरी भाग है, ये कोशिका भित्ति है, ठीक है। इसके अंदर को क्या होता है, कोशिका झिल्ली यानी सेल वॉल होता है। कि कोशिका झिल्ली होती है, सुरक्षा प्रदान करती है, पदार्थों के परिवहन को नियंत्रित करती है, ठीक है। इसके बाद कोशिका का केंद्रक, कोशिका का केंद्रक जो होता है कोशिका का नियंत्रण करता है, वो आनुवांशिक जानकारी को रखता है। क्या करता है, कोशिका का नियंत्रण करता है और आनुवांशिक जानकारी को रखता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला अंग है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो दिखाया गया है दोस्तों कोशिका में, कोशिका का ऊर्जा घर यानी एटीपी बनाता है, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो क्या करता है, ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है। इसके बाद कोशिका का जो अगला पार्ट है क्लोरोप्लास्ट, यानी कि देखो कोशिका भित्ति और क्लोरोप्लास्ट यानी कि लवक, ये किस में पाए जाते हैं, पादप कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पादप कोशिकाओं में ही प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाया जाता है, और ये जो लवक होता है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाने में कार्य करता है, ठीक है। इसके बाद जो अगला पार्ट है ER यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका मतलब है अंतःद्रव्यी जालिका, जो क्या करती है, पदार्थों का परिवहन और निर्माण करती है, ठीक है। इसके दो रूप होते हैं, ठीक है, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। इसके बाद जो होता है राइबोसोम, जो कि क्या है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। इसके बाद क्या होता है, गोल्जी काय, जो पदार्थों की पैकेजिंग का काम करता है। ये जो चित्र दिखाया गया किसका है, गोल्जी काय का है, ठीक है। राइबोसोम ये छोटे छोटे दिखाए गए, ये किस पे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिक। अभी सभी इनके बारे में अभी डिटेल से पढ़ते हैं दोस्तों। देखो आगे क्या है, इसके आगे जो मिलने वाले हैं, सबसे पहले जो पढ़ेंगे अपन लोग प्रमुख अंगों की खोज के बारे में। ये जो प्रमुख अंग है उनकी खोज किसके द्वारा, तो सबसे पहले कोशिका झिल्ली की खोज, सेल मेम्ब्रेन, जिसकी खोज सिंगर और निकोलसन द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है कोशिका झिल्ली की खोज, सिंगर और निकोलसन द्वारा। फिर इसके बाद जो अगला पार्ट है केंद्रक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा की गई है। कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, ठीक है, क्या होता है, कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। और ये जो कोशिका झिल्ली है वो तरल मोजिक मॉडल होती है, क्या होती है, तरल मोजिक मॉडल होती है, ठीक है। इसके बाद अगला जो है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्बर्ट वॉन कॉलिकर और कार्ल वेंडा द्वारा की गई है। कॉलिकर और कार्ल वेंडा द्वारा की गई है, जिसे क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। इसके बाद अगला जो है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट यानी कि लवक, लवक किसमें पाया जाता है, सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। इसकी इसकी खोज है जो इवानोवस्की और एंटनी वॉन लीवनहॉक द्वारा, यानी कि इवानोवस्की और लीवनहॉक द्वारा की गई है। इसका कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट प्लास्ट का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। इसके बाद जो अगला है राइबोसोम, राइबोसोम की जो खोज है प्लाडे द्वारा की गई है, जॉर्ज प्लाडे द्वारा, और इसका काम होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, ठीक है। इसके बाद गोल्जी काय, गोल्जी काय की खोज की गई है कैमलो गोल्जी द्वारा, और इसका कार्य जो होता है पैकेजिंग और परिवहन, पैकेजिंग और परिवहन यानी कि पैकेट बनाने का काम और एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम। लाइसोसोम यानी कि जो लाइसोसोम है अगला, इसकी खोज डी डुबे द्वारा की गई, किसके द्वारा, क्रिश्चियन डी डुबे द्वारा। और इसे बोलते हैं, जो लाइसोसोम को बोलते हैं आत्मघाती थैली या पाचन, यानी कि ये सुसाइड थैली बोलते हैं। ये पूरी कोशिकाओं को न, ये पूरी कोशिका, ये जो आत्म लाइसोसोम होता है ये कोशिका में फट जाता है तो क्या होता है, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसे, आत्मघाती थैली। यानी जब लाइसोसोम कोशिका के अंदर जो होता है वो फट जाता है, पूरी कोशिका को नष्ट कर देता है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली कहा जाता है। इसके बाद इन पार्टों को आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले जो पार्ट तुम्हारा है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। तो सेल मेम्ब्रेन क्या है, सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन का जो पहला चीज है वो है चयनात्मक परागम्यता। यानी कि चयनात्मक परागम्यता का मतलब होता है कि ये चयन करता है कोशिका के अंदर क्या जाना चाहिए क्या नहीं जाना चाहिए। यह एक पारदर्शी झिल्ली होती है
एक झिल्ली होती है जिसके माध्यम से लिक्विड अंदर बाहर जाता है। इसे जो लिक्विड अपनी कोशिका के लिए उपयोगी लगता है उसे अंदर जाने देता है, जो अनुपयोगी होता है उसे बाहर निकल जाने का कार्य करता है। ठीक है। इसके बाद कोशिका की सुरक्षा, यानी कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो बैक्टीरिया वायरस से कोशिका की सुरक्षा करती है। ठीक है। क्योंकि ये बाहरी भाग बाहर से क्या होती है, कोशिका को ढकने का कार्य करती है। ठीक है। कोशिका के आंतरिक अंगों की रक्षा करने का कार्य करती है। ठीक है। इसके बाद कोशिका की पहचान। अच्छा, ये एक प्रकार के सेल रिकॉग्नाइजेशन, यानी कि किसके साथ इसे साथ में रहना है, किसके साथ नहीं रहना है, अन्य कोशिकाओं की पहचान करने का कार्य ये कोशिका झिल्ली द्वारा किया जाता है। पदार्थों का परिवहन, इसके बाद जो अगला पॉइंट है पदार्थों का परिवहन, यानी कि सक्रिय और निष्क्रिय परिवहन द्वारा पोषक तत्वों को आयन देती है, यानी कि ये क्या करती है, पदार्थों के परिवहन का कार्य करती है। इसके बाद कोशिका का संचार करती है, यानी बाहरी संकेतों को, हार्मोन्स को एक साथ जोड़े रखने का कार्य कौन करती है, ये कोशिका झिल्ली करती है। और कोशिका को आकार एवं गति देने का, यानी कोशिका को आकार एवं गति देने का कार्य ये कौन करती है, कोशिका झिल्ली करती है। ठीक है। ये जो दिखाया गया है किसका चित्र है, कोशिका झिल्ली का चित्र है। ठीक है। ये तुम्हारा कोशिका झिल्ली का चित्र है। ठीक है। ये कोशिका को चयनात्मक परागम्यता, कोशिका की सुरक्षा, कोशिका की पहचान, पदार्थों का परिवहन, कोशिका की संचार और कोशिका को आकार एवं गति देने का कार्य ये कौन करती है, ये तुम्हारी कोशिका झिल्ली करती है। इसके बाद जो अगला कोशिका भित्ति सेल वॉल, सेल वॉल कहाँ पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ये जो है ना किसमें पाई जाती है, बोलो, पादप कोशिकाओं में, जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती कोशिका भित्ति। ठीक है। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। जो पादप कोशिका जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है, पादप कोशिका में जो कोशिका भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। हेमीसेलुलोज और पैक्टिन, ये तीन चीजों द्वारा बनी होती है। ठीक है। जीवाणु कोशिका जीवाणु में कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। देखो, कोशिका भित्ति जीवाणु और पौधों दोनों में ही उपस्थित होती है, केवल जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। ये जो जंतु कोशिकाएं हैं इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जीवाणुओं में हो पाई जाती है और कवक में पाई जाती है और पौधों में पाई जाती है। पौधों में, जीवाणुओं में और कवक में, इन तीनों में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतुओं में नहीं पाई जाती। कोशिका भित्ति के प्रमुख कार्य, तो जो कोशिका भित्ति है उसके प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, देखो, पहला कार्य तो है आकार एवं शक्ति शक्ति प्रदान करना। जो कोशिका भित्ति है यानी कोशिका को क्या करेगा, आकार देने का कार्य करेगा। ठीक है। कोशिका को कठोरता और निश्चित आकार देने का कार्य कौन करेगा, कोशिका भित्ति का होता है। कोशिका भित्ति का कार्य क्या होता है, कोशिका भित्ति का कार्य होता है, सेल वॉल का जो कार्य होता है कोशिका को आकार देना। यानी देखो, ये जो आकार है किसके द्वारा दिया गया है, कोशिका भित्ति द्वारा दिया गया। ठीक है। फिर इसके बाद रक्षा एवं सुरक्षा, जो बाहरी भाग होता है वो किसके लिए होता है, कोशिका का रक्षा करने के लिए होता है। यानी रक्षा और सुरक्षा, यांत्रिक क्षति, रोग जनकों और कठोरता रक्षा करते हैं। यानी कि देखो, सीधी सी बात है, ये जो कोशिका की पादप कोशिका की जो कोशिका भित्ति होती है वो रक्षा करने का कार्य करती है और आकार देती है कोशिका को। इसके बाद परिवहन और नियंत्रण, यानी पोषक तत्वों को किसको बाहर निकलने देना है, किसको बाहर अंदर जाने देना है, यानी कि इसका सब काम किसका होता है, कोशिकाओं का होता है। टर्गर दबाव, ठीक है, टर्गर दबाव होता है कोशिका को पानी सोखने पर फटने से बचाती है। यानी कि इसमें जो रिक्तिका होती है, इसमें ये पानी की मात्रा जो अधिकता हो जाने पर कोशिका की क्या करती है, फटने से बचाने का कार्य ये जो कोशिका भित्ति करती है। कभी कभी कोशिका में पानी की मात्रा बढ़ जाती है, अगर ये भित्ति कमजोर होती तो क्या होता है, ये कोशिका फट जाती। जब कोशिका फट जाती तो फिर क्या होता है, वो कोशिका नष्ट हो जाती है। ठीक है। तो इसको रोकने का कार्य कौन करती है, ये कोशिका भित्ति करती है। ठीक है। इसमें ये टर्गर दबाव प्रबंधन होता है। ठीक। इसके बाद कोशिका कोशिका का संपर्क, यानी कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका का संपर्क किसके द्वारा होता है, ये कोशिका भित्ति द्वारा होता है। यानी कि एक कोशिका, ये जैसे एक कोशिका है, इसके माध्यम से दूसरी कोशिका जुड़ेगी, इधर दूसरी कोशिका जुड़ेगी कोशिका भित्ति से। ठीक है। ये इस प्रकार कोशिका भित्ति द्वारा नई कोशिकाएं जुड़ती हैं। ठीक है। क्या करती हैं, ये नई कोशिकाएं इस प्रकार जुड़ती हैं कोशिका भित्ति से। ठीक है। कोशिका भित्ति से ही नई कोशिकाओं का संपर्क, यानी कोशिका कोशिका संपर्क, कोशिकाओं एक दूसरे से संबंध या जोड़ने का कार्य इसका होता है, कोशिका भित्ति को होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर कहते हैं।
क्या करते हैं, ऊर्जा घर यानी पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि कोशिका का ऊर्जा घर किसे बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। यानी कि कोशिका के अंदर जो एनर्जी का उत्पादन होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो दिखाया गया चप्पल के आकार का, ये जो आकृति दिख रही है चप्पल की आकार की, जूती की आकार की, ये तुम्हारी क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें ऊर्जा एटीपी के रूप में होती है। इसके अंदर जो दिखाए गए हैं मैट्रिक्स हैं, आंतरिक संरचना, बाहरी झिल्ली दिखाई गई है। ठीक है, अच्छा माइटोकॉन्ड्रिया के प्रमुख कार्य क्या क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो प्रमुख कार्य हैं वो सर्वप्रथम इस प्रकार हैं। देखो दोस्तों, एटीपी ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण एवं गतिविधियों को ऊर्जा का उत्पादन। तो सर्वप्रथम क्या होता है, ऊर्जा उत्पादन का कार्य किसके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास होता है। ठीक है, सेल्यूलर श्वसन यानी कि क्रेब्स चक्र और इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना, यानी कि ये सब किसका काम होता है, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का कार्य भी माइटोकॉन्ड्रिया का होता है। कैल्शियम भंडारण का कार्य, यानी कोशिका के भीतर जो कैल्शियम की मात्रा का भंडारण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। ठीक है, और सेल को मौत यानी प्रोग्राम सेल डेथ प्रक्रिया को नियंत्रित करता है, यानी किस सेल की मृत्यु होना है किसकी नहीं होना है उसको रोकने का कार्य भी किसके द्वारा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा कोशिका के अंदर गर्मी का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो कोशिका का ऊर्जा घर किसे बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को, पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसके बाद अगला टॉपिक जो है तुम्हारा गोल्जी काय है, जिसकी खोज कैमलो गोल्जी द्वारा की गई है। ठीक है, कोशिका का डाकघर यानी कोशिका का डाकघर जो पदार्थों की पैकेजिंग और संशोधित परिवहन करने का कार्य किसके द्वारा होता है, कोशिका का डाकघर जो पदार्थों के पैकेज और संशोधित परिवहन करने का काम यानी कि डाकघर के रूप में काम करता है गोल्जी काय, इसकी खोज कैमलो गोल्जी द्वारा की गई है। ठीक है, गोल्जी काय की जो संरचना दिखाई गई है, देखो ये जो जंतु कोशिका है, ठीक है, इसमें जो केंद्रक है, इसके बाद जो जो दिखाई गई है ये संरचना, ये तुम्हारा क्या है, गोल्जी काय है दोस्तों। ठीक है, गोल्जी काय है। ठीक है, गोल्जी काय का कार्य क्या होता है, गोल्जी काय के प्रमुख कार्य होते हैं पदार्थों का परिवहन, यानी कि कोशिका के अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों को, अंदर से बाहर पदार्थों को ले जाने का काम किसके द्वारा होता है, गोल्जी काय द्वारा होता है। ठीक है, प्रोटीन और लिपिड का संशोधन भी किसके द्वारा होता है, गोल्जी काय द्वारा होता है, यानी प्रोटीन और लिपिड का जो संशोधन होता है वो किसके द्वारा होता है, प्रोटीन और लिपिड का जो संशोधन है वो गोल्जी काय द्वारा होता है। पदार्थों का परिवहन भी गोल्जी काय द्वारा होता है, अंदर के जो पदार्थों को बाहर ले जाने का कार्य भी गोल्जी काय का होता है। स्राव यानी कि हार्मोन्स और एंजाइम और म्यूकस का स्राव किसके द्वारा होता है, गोल्जी काय द्वारा होता है। ठीक है, और लाइसोसोम यानी कि जो कोशिका की आत्मघाती थैली जिसे बोलते हैं, सुसाइड पैकेट बोलते हैं जिसे, लाइसोसोम का निर्माण भी गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। लाइसोसोम का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, गोल्जी काय द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कोशिका भित्ति का निर्माण यानी कि पादप कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है जो सेलुलोज की बनी होती है उसका निर्माण करने में मुख्य भूमिका किसकी होती है, गोल्जी काय की होती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला पॉइंट है दोस्तों, अगला अंग है, क्या है, अंतःद्रव्यी जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अंतःद्रव्यी जालिका। देखो इसकी देखा जाए इसकी संरचना को देखो दोस्तों, तो ये जो टेढ़ी भेड़ी संरचना जो है वो किसकी है, अंतःद्रव्यी जालिका। ये इनके दो भाग होते हैं, एक भाग ये जो दिखाया गया एक भाग ये है, दूसरा भाग ये है। ठीक है, ये जो खुरदरा भाग जो होता है, खुरदरा भाग दोस्तों किस प्रकार, इस पे जो जो बिंदी बिंदी रखी दिखाई गई हैं दोस्तों, ये जो बिंदी हैं ये राइबोसोम है। क्या है, राइबोसोम, यानी कि जो अंतःद्रव्यी जालिका होती है उसके जो दो भाग होते हैं, एक भाग पे जो जो छोटी छोटी बिंदी होती हैं ये राइबोसोम होती है, जिसे क्या बोलते हैं, राइबोसोम होती हैं। अच्छा, जब ये राइबोसोम जिस पे उपस्थित होते हैं उसको बोलते हैं खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका, और जिसके अंदर ये जो छोटी छोटी बिंदियां नहीं होती हैं तो उसे बोलते हैं चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। ठीक है, अच्छा जो ये जो बिंदी बिंदी होते हैं इन्हें बोलते हैं राइबोसोम। तो सतह पर जब राइबोसोम होते हैं जो कि क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण यानी प्रोटीन निर्माण में ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। क्या कौन निभाता है, राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम क्या करते हैं, प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है,
प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं, प्रोटीन की पैकेजिंग और परिवहन करते हैं और कोशिका को संरचना देने का कार्य अंतर्द्रव्यी जालिका में खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका करती है। और इसके बाद जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है, राइबोसोम नहीं होते हैं। इसमें ये है लिपिड और स्टेरॉयड का संश्लेषण। जब इनमें ये जो छोटे-छोटे बिंदु नहीं होते हैं, तो ये जो है चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका है, वो क्या करती है, लिपिड और स्टेरॉयड का संश्लेषण करती है, ठीक है, और डिटॉक्सिफिकेशन करती है, यानी विषहरण, ठीक है। विषहरण यानी विष को हरण करने का काम कौन करती है? कोशिका के अंदर जब यानी कि क्या हो जाता है, विष का निर्माण होता है, तो उसका हरण करने का कार्य कौन करती है? चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। और कैल्शियम का भंडारण करने का कार्य करती है, यानी कि जो पदार्थों का परिवहन होता है, ईआर नवनिर्मित पदार्थों को संशोधित कर पैक कर कोशिका के अंदर अन्य भागों तक पहुंचाया जाता है। जिस प्रकार दिखा गए हैं, ये जो दिखाए गए हैं चिकनी अंतर्द्रव्यी है, खुरदरी अंतर में पैकेजिंग का कार्य करके ये जो दिखाए गए हैं, ये किसका काम होता है? अंतर्द्रव्यी जालिका का होता है, ठीक है। ये अंतर्द्रव्यी जालिका का होता है। इसके बाद अगला जो है लिपिड, प्लास्टिड, सॉरी, क्या है? प्लास्टिड। प्लास्टिड यानी लवक, यानी क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को अपन लोग 3 भागों में पढ़ेंगे, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट और सॉरी प्लास्टिड को अपन लोग 3 भागों में पढ़ेंगे, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरा लवक, हरित लवक, और क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन लवक, और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि रंगहीन लवक। यानी कि लवक कितने हैं? 3 प्रकार के। लवक को अपन 3 भागों में पढ़ेंगे। पहला कौन सा है? क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक, दूसरा है क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन लवक, तीसरा है ल्यूकोप्लास्ट यानी रंगहीन लवक, ठीक है। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्लास्टिड है क्या, उसके बारे में देखते हैं उनके। तो पादप कोशिकाओं में शैवाल में पाए जाने वाली दोहरी झिल्ली अंग, यानी कि पादप कोशिका और शैवाल में पाए जाने वाली दोहरी झिल्ली वाले अंग है। यानी कि ये सिर्फ जो है ना पादप कोशिकाओं में और शैवाल में पाए जाते हैं। जो प्लास्टिड होते हैं कहाँ पाए जाते हैं? पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और शैवाल में पाए जाते हैं। जंतु कोशिकाओं में प्लास्टिड यानी लवक नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रकाश संश्लेषण और रंग प्रदान करना भोजन भंडारण के लिए जिम्मेदार होते हैं। जो लवक जो होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, ठीक है, और रंग प्रदान करने का कार्य और भोजन के भंडारण का कार्य और जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इनके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। तो जो प्लास्टिड होते हैं इनके पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? क्लोरोप्लास्ट जो अभी हमने बताया था, लवक के 3 भाग होते हैं। पहला क्लोरोप्लास्ट यानी हरा लवक, ठीक है। हरा लवक क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है और एटीपी और चीनी का ग्लूकोज का निर्माण करता है। यानी जो हरा लवक होता है वो 2 कार्य करता है। पहला तो प्रकाश संश्लेषण और दूसरा एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण यानी चीनी का निर्माण करता है, ठीक है। ये जो दिखाया गया हरित लवक का चित्र जो दिखाया गया है, ठीक है। बाहरी झिल्ली, आंतरिक झिल्ली, स्ट्रोमा, ग्रेना, ठीक है, राइबोसोम, डीएनए, ये अपना अलग ही तंत्र होता है इसका, ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट यानी रंगीन लवक होता है। रंगीन लवक यानी कि रंग देने का कार्य। अगर देखा जाए तो फूल वाले पौधों में, सब्जियों में ये दिखाए गए हैं, ये किस फलों का रंग सब लाल होना, पीला होना, ये सब किसके कारण होता है? रंगीन लवक यानी क्रोमोप्लास्ट के कारण ही होता है। यानी फूलों और फलों को लाल, पीला और नारंगी रंग देने का कार्य किसका होता है? क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन लवक का होता है। फूलों और फलों, सब्जियों नारंगी रंग कौन प्रदान करता है? क्लोरोप्लास्ट करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट करता है, सॉरी, ठीक है, यानी रंगीन लवक देता है। फिर इसके बाद ल्यूकोप्लास्ट यानी रंगहीन लवक, इसका काम सिर्फ भोजन का भंडारण करना होता है। भोजन भंडारण का कार्य किसका होता है? ल्यूकोप्लास्ट का होता है। यह रंगहीन लवक होता है। इसमें देखो, इसको भी अपन लोग ल्यूकोप्लास्ट के उप प्रकार देख सकते हैं, 3 प्रकार से देखते हैं। अमाइलोप्लास्ट, ठीक है, ये ज्यादा डिटेल से होगा, एलियोप्लास्ट और प्रोटीनोप्लास्ट, ठीक है। इसमें जो भोजन भंडारण का कार्य है, स्टार्च का भंडारण, तेल और वसा का भंडारण और प्रोटीन का भंडारण, ठीक है। तेल और वसा का भंडारण, स्टार्च का भंडारण, सीधे सीधी बात है, यानी भोजन का भंडारण करने का कार्य किसका होता है? ल्यूकोप्लास्ट का होता है। अगला जो है राइबोसोम है, और राइबोसोम का कार्य क्या है? इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। राइबोसोम को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है।
प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है। आरएनए और प्रोटीन से बनी गोलिकाएं गोलाकार संरचनाएं होती हैं। तो राइबोसोम क्या है? राइबोसोम प्रोटीन अणु और आरएनए अणुओं द्वारा मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो कोशिका दिखाई गई है, कोशिका में अंतःद्रव्य जालिका जो होती है, और अंतःद्रव्य जालिका में जो छोटे छोटे बिंदु होते हैं, ठीक है, उनमें ये जो बिंदु होते हैं वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन अणु और आरएनए के बने होते हैं। ठीक है, जॉर्ज पेलाडे द्वारा इसे खोजा गया है। खुरदरी सतह पर साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। यानी ये कहाँ पाए जाते हैं? ईआर रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, यानी कि वो भी कौन सी? खुरदरी वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। ठीक है, राइबोसोम का कार्य क्या है? राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण, यानी प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया का कार्य किसके द्वारा होता है? राइबोसोम के द्वारा होता है। ठीक है, एमआरएनए जानकारी को पढ़ता है। देखो देखो ये इसमें क्या होता है? टीआरएनए। ठीक है, टीआरएनए होता है, आरआरएनए होता है और एमआरएनए होता है। आरएनए जो होता है इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, आरएनए कितने भागों में होता है? 3 भागों में होता है। एमआरएनए, ठीक है, टीआरएनए, ठीक है, और क्या बोलते हैं? आरआरएनए। ठीक है, तो आरएनए 3 भाग होते हैं। आरएनए को कितने भागों में पढ़ेंगे अपन लोग? 3 भागों में, अभी आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो एमआरएनए है, एमआरएनए जो है वो क्या करता है? मैसेंजर का कार्य करता है। ठीक है, सूचनाओं को पढ़ने का कार्य किसका होता है? एमआरएनए का होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है, कोशिका की संरचना और कोशिका द्रव और केंद्रक। तो इसके बाद जो कोशिका द्रव और केंद्रक, तो जो कोशिका जो जंतु कोशिका हो या पादप कोशिका हो, इनमें क्या होता है? अंदर लिक्विड भरा होता है, छोटा छोटा लिक्विड जो होता है वो कोशिका के अंदर होता है, जिसे बोलते हैं कोशिका द्रव। जैव रासायनिक प्रक्रियाओं एवं स्थलों अंगकों को सहारा देने और पदार्थों का परिवहन करने का कार्य किसका होता है? कोशिका द्रव। अगर यही द्रव केंद्रक के अंदर उपस्थित होता है तो उसे बोलते हैं केंद्रक द्रव। ठीक है, तो ये केंद्रक द्रव होता है और कोशिका के अंदर ये जो होता है इसे कोशिका द्रव कहते हैं। ठीक है, कोशिका में ये जो मुख्य भाग दिखाया, माइटोकॉन्ड्रिया दिखाया गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखाया गया, ये लाइसोसोम दिखाया गया, ये तारक केंद्र, कोशिका झिल्ली दिखाई गई है। ठीक है, केंद्रक केंद्रक क्या होता है? केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है। जिस प्रकार पादप कोशिका हो या जंतु कोशिका हो, ठीक है, उसमें केंद्रक होता है, ठीक उसी प्रकार मानव की मस्तिष्क होता है। ठीक है, जिस प्रकार मनुष्य में जो मस्तिष्क होता है विभिन्न सूचनाओं का नियंत्रण करता है, ठीक है, उनको करने का कार्य करता है, वो किसका होता है? मस्तिष्क का होता है। मस्तिष्क मस्तिष्क क्या है? शरीर में विभिन्न घटनाओं का केंद्र होता है। ठीक है, जो उसको नियंत्रित करता है, विभिन्न क्रियाओं को केंद्र होता है, उसका नियंत्रित करता है। जिसका मानव शरीर में दिमाग जो होता है, मस्तिष्क होता है, उसी प्रकार कोशिका का केंद्रक होता है। ठीक है, जो कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है, अनुवांशिक भंडारण करता है और राइबोसोम केंद्रका का निर्माण करने का कार्य किसका होता है? केंद्रक का होता है। ठीक है, इस प्रकार इसके आगे इसके बाद जो अगला टॉपिक है, तारककाय यानी सेंट्रोल और रिक्तिका यानी वैक्यूल। ठीक है, तो तारककाय क्या होता है और रिक्तिका क्या होती है? ठीक है, तो तारककाय जो तारक केंद्र जो सूक्ष्म नलिकाएं दिखाई गई हैं, यह कोश का विभाजन। ठीक है, और कोश का विभाजन का कार्य तारककाय का होता है। तारक केंद्र का निर्माण कक्षाविका और पक्षाभ दिखाए गए। तारककाय केवल जंतु कोश, जो जंतु कोशिकाएं हैं उनमें पाए जाते हैं, जो कोशिका विभाजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। यानी कि जो तारककाय जो होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? सिर्फ जंतु कोशिकाओं में, केवल जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ठीक है, और ये इनका काम होता है कोश का विभाजन। ठीक है, कोश का विभाजन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ठीक है, कोश का विभाजन का कार्य करेंगे और तारक केंद्र का निर्माण करेंगे। ठीक है, ये सब कार्य किसका होता है? तारककाय का होता है। रिक्तिकाएं क्या होती हैं? रिक्तिकाएं जो देखो पादप कोशिकाओं में दिखाई गई है, पादप कोशिकाओं में बड़ी होती है, जंतु कोशिकाओं में छोटी होती है रिक्तिकाएं। ठीक है, ये जो दिखती यानी खाली जगह दिखाई गई है, इसमें लिक्विड भर जाता है, यानी कि पानी की तरह द्रव भरा होता है। कि इनको फटने से कौन रोकता है? अभी अपन लोगों ने पढ़ा था, ये जो कोशिका भित्ति है इन्हें क्या टरगर दबाव द्वारा इन्हें फटने से रोकती है। ठीक है, तो ये जो रिक्तिकाएं हैं जल का संतुलन एवं परासरण करते हैं, पोषक तत्वों का संचय करते हैं और कोशिका स्फीति करने का कार्य होता है और उत्सर्जन का कार्य होता है। रिक्तिकाएं पादप कोशिकाओं में बहुत बड़ी और केंद्रीय होती हैं, यानी कि जो रिक्तिकाएं हैं वो पादप कोशिकाओं में बड़ी होती हैं एवं जंतु कोशिकाओं में छोटी
होती हैं। ठीक है, ये जो रिक्तिकाएं हैं जल संतुलन एवं परासरण करती हैं, पोषक तत्वों का संचय करती हैं, कोशिका में स्फीति बनाए रखती हैं और उत्सर्जन का कार्य किसका होता है? रिक्तिकाओं का होता है। इसके बाद कोशिका के प्रकार एवं वर्गीकरण के बारे में बात करेंगे। तो जो संख्या के आधार पे जो कोशिका का वर्गीकरण देखा जाए, तो संख्या के आधार पे जब एक मतलब संख्या जिसमें एक कोशिका हो, जब एक कोशिका हो तो एक कोशिकीय बोलते हैं और दो या दो से अधिक कोशिकाएं हों तो बहुकोशिकीय बोलते हैं। तो एक कोशिकीय जिनमें एक कोशिका होता है, बहुकोशिकीय जिनमें बहुत सी कोशिकाएं होती हैं। तो अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। जो अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम हैं, वो क्या हैं? एक कोश के जीव। ठीक है, एक कोश के जीव कौन कौन से हैं? एक अमीबा हो गया, एक जो बैक्टीरिया हो गया, तो एक जीव पैरामीशियम हो गया। ठीक है, तो अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम केवल एक कोश के जीव, यानी केवल एक कोशिका से बने जीव ही एक कोश के जीव होते हैं। ये अमीबा, जीवाणु और पैरामीशियम ये तुम्हारे क्या है? एक कोश के जीव हैं। बहुकोश के जीव जो होते हैं अनेक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये जो मनुष्य दिखाए गए हैं, पेड़ पौधे दिखाए गए हैं, जानवर दिखाए गए हैं, ये मनुष्य, पौधे और जानवर ये सब क्या हैं? बहुकोश के जीव हैं, क्योंकि यह बहुत सी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। जो जीव बहुत कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जो जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं एक कोशिकीय कहते हैं। इसका केंद्रक के आधार पर वर्गीकरण भी हुआ है। तो केंद्रक के आधार पर वर्गीकरण जो हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या है? अधूरी कोशिका, अभी क्या है? पूरी तरह विकसित कोशिका नहीं है। ठीक है, इसमें ये बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का चित्र दिखाया गया है, इसमें ये पादप कोशिका और जंतु कोशिका का चित्र दिखाया गया है। ठीक है, ये जो पादप कोशिका है ये तुम्हारा जंतु कोशिका है। ठीक है, तो सरल संरचना होती है, स्वस्थित केंद्रक नहीं होते हैं, यानी कि सरल तो संरचना होती है लेकिन स्वस्थित केंद्रक नहीं होते हैं। कोशिका झिल्ली अनुपस्थित होती है, सरल अंगक होते हैं। ठीक है, इसमें जो है जटिल अंगक, जटिल संरचना होती है। देखो, प्रोकैरियोटिक में सरल संरचना होती है और यूकैरियोटिक में जटिल संरचना होती है। स्वस्थित केंद्रक यानी कि केंद्रक क्या है? सुव्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो केंद्रक है वो सुव्यवस्थित है, पूर्णतः विकसित है। ठीक है, इसमें कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है और जटिल अंगक होते हैं, इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसके बारे में आगे से आगे भी पढ़ेंगे, इनके अंतर के बारे में। तो अंतर क्या है अभी देखते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर देखते हैं। ठीक है, तो जो आकार है, देखो, जो प्रोकैरियोटिक कोशिका का जो आकार है वो छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा, स्मॉल। और जो यूकैरियोटिक कोशिका है इसका आकार क्या होता है? बड़ा, यानी लार्ज। ठीक है, सुन रहे हो ना? स्मॉल यानी कि बड़ा, स्मॉल यानी छोटा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक जीवाणु है वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं और इनका जो आकार है वो बड़ा होता है। ठीक है, तो इनमें जो क्या है? केंद्रक है, तो इनमें जो केंद्रक है, जो केंद्रक का अभाव होता है, व्यवस्थित नहीं होते इनमें केंद्रक। जो क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका है इसमें जो केंद्रक हैं सुव्यवस्थित नहीं होते हैं। ठीक है, और इसमें जो केंद्रक हैं वो क्या होते हैं? स्पष्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद अंगक, यानी कि जो इसमें जो सरल अंग होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका में, और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होते हैं? जटिल होते हैं। कोशिका का विभाजन, इनमें बाइनरी फिजन होता है, इनमें माइटोसिस होता है। ठीक है, इसमें सिंगल डीएनए होता है, इसमें मल्टीपल डीएनए पाया जाता है। ठीक है, तो मल्टीपल डीएनए किसमें पाया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ठीक है, अगर देखा जाए फिर से एक बार दोबारा से इसकी तुलना की जाए तो स्मॉल यानी कि छोटे होते हैं ये आकार में, ये आकार में बड़े होते हैं, इनमें केंद्रक का अभाव होता है, इनमें केंद्रक व्यवस्थित होते हैं, इनमें सरल अंग होते हैं, इसमें जटिल अंग होते हैं, इनमें बाइनरी फिजन होता है, इसमें माइटोसिस होता है, इसमें सिंगल डीएनए होता है, इसमें मल्टीपल डीएनए होता है। ठीक है, तो चित्र द्वारा दिखाया गया। ठीक है, इसमें ये चित्र द्वारा तुम्हें क्या हुआ है? दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद आगे जो है वो तुम्हारा क्या है? कोशिका का विभाजन, यानी कि कोशिकाएं क्या है? विभाजन भी करती हैं। देखो क्या है, शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं वो 1 से 2 और 2 से 4 होती हैं। अगर ये कोशिका तुम्हारी नष्ट हो जाती है तब उसकी जगह कौन ले लेता है? ये ये जो नई कोशिका का निर्माण हुआ है ये इधर आके व्यवस्थित हो जाती है। ठीक है, तो इसकी जो कोशिकाओं के विभाजन है इनको फेज के आधार पे दिखाया गया है। तो शरीर जो कोशिका विभाजन है
वो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार में हुआ है, समसूत्री विभाजन माइटोसिस और असूत्री विभाजन मेसोसिस, ठीक है। तो कोशिका का विभाजन 2 ही तरीके से मुख्य रूप से 2 ही हुआ है, एक और है असूत्री विभाजन, असूत्री विभाजन, ठीक है। एक और है असूत्री विभाजन जिसके बारे में नहीं, देखो कोशिका का विभाजन को देखा जाए, क्या है कोशिका का विभाजन, तो देखो कोशिका का विभाजन एक कोशिका 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिकाओं में निर्माण होना, यानी एक कोशिका का निर्माण 2 या 2 से अधिक पुत्री कोशिकाओं में होना, वो क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। जैसे समसूत्री विभाजन में ये जो दिखाई गई हैं इंटरफेज, यानी डीएनए की प्रकृति का विकास, फिर इंटरफेज के बाद आता है प्रोफेज। प्रोफेज 2 भागों में बंटता है, मेटाफेज और एनाफेज। किस भागों में, 2 भागों में, प्रोफेज, मेटाफेज और एनाफेज, ठीक है। और फिर इसके बाद जो मेटाफेज है वो टेलोफेज में, और एनाफेज भी टेलोफेज में मिलके 2 नई पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करते हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार असूत्री विभाजन भी होता है, इसमें जो दिखाया गया प्रोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज और टेलोफेज, ठीक है। और टेलोफेज के बाद नई कोशिका का निर्माण हो जाता है असूत्री विभाजन द्वारा। फिर इसके बाद वही चक्र चलता है, प्रोफेज फर्स्ट, सेकेंड, एनाफेज और टेलोफेज। इसी प्रकार नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। तो सूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन होता है, ये 2 चीजें ध्यान रखने ना। कोशिका का विभाजन 2 तरीके से होता है, वो कोशिका का विभाजन यानी नई कोशिकाओं का जन्म होना कोशिका का विभाजन होता है। क्योंकि शरीर में जो वृद्धि होती है वो कोशिका विभाजन द्वारा होती है, चाहे पेड़ पौधों की वृद्धि हो या चाहे जंतुओं की वृद्धि हो या फिर जीवाणुओं की वृद्धि हो, वो किसके कारण होता है, कोशिका के विभाजन के कारण होता है, ठीक है। इसके बाद आगे जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका में समानताएं और अंतर। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो समानताएं अंतर हैं क्या है, तो देखो जो समानताएं हैं पादप कोशिका और जंतु कोशिका में, पहली समानता जो है केंद्रक, दोनों में केंद्रक होता है, दोनों में क्या होता है, केंद्रक होता है, पादप कोशिका और जंतु, ये इस तरफ दिखाया गया पादप कोशिका का चित्र, इस तरफ दिखाया गया जंतु कोशिका का चित्र, ठीक है। ध्यान से याद कर लेना इसे। तो केंद्रक दोनों में उपस्थित होता है, ठीक है, दोनों में गतिविधियों के लिए नियंत्रित करने का कार्य केंद्रक होता है, ठीक है। दोनों में कोशिका द्रव भी उपस्थित होता है, ठीक है, और उसमें अंग तैरते रहते हैं, सभी अंग कोशिका द्रव में तैरते रहते हैं, ठीक है। जो कोशिका द्रव में ये दिखाया गया है, कोशिका के अंदर जो द्रव है उसमें सभी अंग तैरते रहते हैं, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया भी दोनों में उपस्थित होता है, यानी कि केंद्रक, कोशिका द्रव और माइट्रोकॉन्ड्रिया ये दोनों में क्या होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। और दोनों में ऊर्जा उत्पादन का कार्य भी किसके द्वारा होता है, माइट्रोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, ठीक है। और इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, ठीक है। और देखो पादप कोशिका में भी पाए जाते हैं, कैसे, पादप कोशिकाओं में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है और जंतु कोशिका में, तो जब जंतु कोशिका में पादप कोशिका में पादप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है तो राइबोसोम भी दोनों में पाया जाता है, ठीक है। गोल्गी काय भी दोनों में पाया जाता है, ठीक है। कोशिका झिल्ली भी दोनों में पाई जाती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में दोनों में क्या होती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। अब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो अंतर मुख्य है वो क्या है कि कोशिका भित्ति, देखो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है, कोशिका भित्ति जो है ना वो तुम्हारी पादप कोशिका में पाई जाती है, कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पादप भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, ठीक है। और लवक, क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट जो है तुम्हारा, ये जो 3 प्रकार का क्लोरोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, ये जो लवक है, प्लास्टिड है, वो तुम्हारा पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, ठीक है। रसधानियां, देखो रसधानियां दोनों में होती हैं, लेकिन इसमें केंद्रीय रसधानियां होती हैं जो कि पूरी तरह विकसित होती हैं, स्थायी होती हैं, लेकिन इनमें अस्थायी होती हैं, ठीक है। आकार, आमतौर पर पादप कोशिकाओं का आकार एक आयत के आकार का होता है, ठीक है। और इनका जो जंतु कोशिका का जो आकार है वो अनिश्चित होता है, ठीक है। आमतौर पे पादप कोशिकाओं से छोटी होती हैं, ठीक है, और पादप कोशिकाओं का आकार जो है जंतु कोशिकाओं से बड़ा होता है, ठीक है। इसको यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा न्यूक्लिक होगा, यानी कि नाभिकीय अम्ल होगा, ठीक है। डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे डिटेल से, ठीक है। और इसी प्रकार सभी चैप्टरों को बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स, इन सभी चैप्टरों को इसी प्रकार डिटेल से
विस्तृत अध्ययन करेंगे। दोस्तों इसको यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है।